Okay, so hi everyone. I hope you all are fine and in good health. So today I'm going to cover the topic bank reconciliation statement. तो नॉर्मली मैंने देखा है कि स्कूल्स वगैरह में ना ये टॉपिक छुड़वा देते हैं टीचर्स, और इसके कारण ना बच्चों के दिमाग में एक ऐसा माइंडसेट या फिर एक ऐसी अजम्पशन बन जाती है कि पता नहीं इस चैप्टर में क्या ही डिफ़िकल्टी है दैट टीचर्स टेंड टू लीव दिस चैप्टर. But in reality, this chapter is very easy, very interesting and most importantly, अगर आपको हर ट्रांजेक्शन के पीछे का लॉजिक समझ में आ गया ना, तो आप चाहे जितनी मर्जी डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन हो वो आप इजीली कर पाएंगे. सो इन दिस वीडियो ऑल्सो मैं आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग बताऊंगी एज वेल एज एक फॉर्मेट बताऊंगी जिसके थ्रू आप जितने भी क्वेश्चंस हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के वो ईजिली और लॉजिक लगा के कर पाएंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मीनिंग ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो जब हमें किसी चीज़ का मीनिंग ना समझ आए तो इट्स बेटर टू ऑलवेज स्प्लिट द वर्ड्स. जैसे इसमें 3 वर्ड्स हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. बैंक का मतलब होता है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई भी रिकॉर्ड होना ट्रांजैक्शन का, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. और रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है कि जब किन्हीं दो चीज़ों में डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं ना, तो उनको आपस में जोड़ना ताकि उनमें एक बैलेंस क्रिएट हो सके और वो दोनों चीज़ें एक एग्रीमेंट पे आ सकें. ठीक है, बेसिकली कंसिस्टेंट हो एक दूसरे के साथ. तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें जितनी भी बैंक के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस हैं ना वो हम रिकन्साइल करने की कोशिश करते हैं. अभी इन्होंने बात की है कि रिकन्सिलिएशन, अभी रिकन्सिलिएशन के लिए मैंने बताया कि हमें 2 चीज़ों में डिफरेंसेस होने ज़रूरी हैं. तो इनमें 2 चीज़ें क्या हैं? बेसिकली इट इज़ द कैश बुक एंड द पासबुक. तो सबसे पहले एक ब्रीफ में मीनिंग बता देती हूँ, कैश बुक क्या है, पासबुक क्या है. कैश बुक हमेशा फर्म प्रिपेयर करती है इन रिस्पेक्ट टू कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस. मतलब कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया, कैश के थ्रू गया या फिर चेक के थ्रू गया. ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं कैश और बैंक के रिगार्डिंग वो एक फर्म अपनी बुक में प्रिपेयर करती है जिसको बोलते हैं कैश बुक. अभी ये तो फर्म ने प्रिपेयर कर दी हमारी बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, बट एक पासबुक होती है जो बैंक प्रिपेयर करता है हमारे ही फर्म की या फिर अकाउंट होल्डर की, जिसमें बैंक शो करता है जितनी भी बैंक के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने की हैं. मतलब कि अगर मैं हूँ, मेरा अकाउंट बैंक में है, ठीक है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, एक पासबुक जनरेट करेंगे जिसमें वो सारी डिटेल्स होंगी कि मैंने उस अकाउंट के रिगार्डिंग उस अकाउंट में से कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की हैं. तो हमारी जो बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है ना वो कैश बुक में भी होता है जो हम प्रिपेयर करते हैं और पासबुक में भी होता है जो बैंक जनरेट करती है. अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस अराइज हो जाएं. मतलब कि कैश बुक में हमारा बैलेंस शो हो रहा है 9,000 रुपीज़ और पासबुक में हमारा बैलेंस शो हो रहा है 10,000 रुपीज़. डिफरेंस आ गया. अभी हमने इसी डिफरेंस को रिकन्साइल करना है थ्रू बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. अभी ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं? डिफरेंसेस इस करके आ सकते हैं कि टाइमिंग में डिफरेंस हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने चेक लगाया बैंक में, ठीक है, और ड्यू टू सम इश्यूज़ वो भूल गए बैंक वाले चेक लगाना या फिर क्लियरिंग में टाइम लग रहा है, तो डिफरेंसेस आ गया. हमने यहाँ पे शो कर दिया बट यहाँ पे शो नहीं करा, नॉट इन दिस स्पेस. मतलब बेसिकली हमने कैश बुक में शो कर दिया, पासबुक में नहीं शो करा. या फिर ऐसे होता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया जिसके कारण बैंक नहीं कर पाया. तो ऐसे कोई भी रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस जनरेट हो. तो बीआरएस का क्या मोटिव होता है? बीआरएस का मोटिव ये होता है कि कैश बुक को रिकन्साइल करे पासबुक से या फिर पासबुक को रिकन्साइल करे कैश बुक से, ताकि दोनों एक एग्रीबल टर्म पे आ जाए और दोनों का बैलेंस सेम हो, चाहे वो 9,000 हो दोनों का, चाहे वो 10,000 हो, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशंस. अभी बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मेट हम पहले ये देख लेते हैं कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस कौन से होते हैं. अभी कैश बुक है, कैश बुक फर्म प्रिपेयर करती है, ठीक है, और कैश बुक का बैलेंस जो होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. नॉट हमेशा, बट जो फेवरेबल वाला होता है ना बैलेंस,
वो डेबिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि कैश फर्म के लिए एसेट है और अकॉर्डिंग टू रूल्स एसेट्स का हमेशा जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, फेवरेबल वाला। वेराज व्हेन वी टॉक अबाउट पासबुक, अभी पासबुक कौन जनरेट करता है? पासबुक बैंक जनरेट करती है और इनका जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब क्रेडिट बैलेंस इज दी फेवरेबल बैलेंस और दी पॉजिटिव बैलेंस। अभी इसका रीज़न क्या है? नाउ द क्वेश्चन स्टैंड्स कि अभी बैंक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस क्यों है? बिकॉज कैश बुक का तो हमें पता है कि डेबिट बैलेंस होता है, बट बैंक के केस में, मतलब स्पेशली पासबुक के केस में क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है? द रीज़न इज सिंपल सी बात है, यू आर अ पर्सन, ठीक है, तुम बैंक के पास जाते हो और अपने पैसे डिपॉजिट करते हो, ठीक है, अपने अकाउंट में। अब तुम कुछ दिनों बाद गए और तुमने बैंक को बोला कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस दो, इजंट इट? तो सिंपल सी बात है, अगर तुम किसी को अपने पैसे दे रहे हो कुछ टाइम के लिए संभालने के लिए, बिकॉज बैंक का बेसिक मोटिव क्या है? अकाउंट क्रिएट करना ताकि हमारे पैसे वहां पे सेव्ड रह सके। तो जब हम अपने पैसे वहां पे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक की एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि उन्होंने इन फ्यूचर ये वाले पैसे आपको वापस करने ही करने हैं। जस्ट बिकॉज आप बैंक में पैसे रख रहे हो उसका मतलब ये तो है नहीं कि बैंक के पैसे बन गए वो। इट्स जस्ट दैट कि बैंक क्या करता है, वो आपके बिहाफ पे आपके पैसे जो है वो संभाल के रखता है। अब जब आप 10 दिन बाद अपने पैसे निकलवाने जाते हो तो बैंक की तो लायबिलिटी है ना कि वो आपको पैसे आपके वापस करे। तो अभी बैंक इज लायबल टूवर्ड्स यू बिकॉज इट ओज यू मनी। और जो लायबिलिटीज होती है, एज पर दी रूल्स यू नो दैट कि लायबिलिटीज हैव दी क्रेडिट बैलेंस। दैट इज द रीजन वाई कि जो बैंक है, बैंक के केस में जो बैंक पासबुक जनरेट करती है आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, उसका बाय डिफॉल्ट जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए या फिर होता है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वाई कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है और पासबुक के केस में क्रेडिट बैलेंस है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ना 4 डिफरेंट केसेस होते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट इज फेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक विच इज एन अनफेवरेबल बैलेंस, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, फेवरेबल बैलेंस। तो ये 4 केसेस या फिर ये 4 सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं और इनके रिगार्डिंग मैं एक बेसिक फॉर्मेट समझाऊंगी जिससे ये चारों क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, चारों केसेस इजीली हो जाएंगे। तो मैं अगर सबसे पहला केस उठाऊं तो वो है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज बेसिकली द फेवरेबल बैलेंस बिकॉज नॉर्मली कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट ही होता है। That is the debit side is bigger in cash book than the credit side. तो जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं ना तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहली लाइन में हम लिखते हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक। अब डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस में हमेशा हम ये चीजें प्लस साइड में लिखेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि नॉर्मली ना बुक्स में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर्मेट आपको ऐसे दिखने को मिलेगा कि 2 कॉलम्स ऐसे बने हुए हैं, कोई ये प्लस माइनस वाला दिखेगा। अब इस वाले फॉर्मेट में और इस वाले फॉर्मेट में ना ट्रीटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो इट इज सजेस्टेड कि जो मैं ये फॉर्मेट करवा रही हूँ ना प्लस माइनस वाला, आप यही फॉर्मेट यूज करें बिकॉज इसमें कंफ्यूजन कम होगी और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दिमाग में रहेगा कि कैसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेसिकली जब मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की फॉर्मेट के बारे में बात करती हूँ तो 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं। पहला है पर्टिकुलर्स का, दूसरा प्लस, बेसिकली जो चीजें प्लस होंगी या ऐड होंगी, और माइनस, जो चीजें माइनस होंगी। तो सबसे पहले लाइन में हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी हमने बात की है कि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है तो हम उसको हमेशा पॉजिटिव साइड में लिखेंगे। जस्ट इन केस ये क्रेडिट बैलेंस होता या फिर अनफेवरेबल बैलेंस होता तो उस सिचुएशन में हम इसको माइनस साइड में लिखते, वो बात की बात है। अभी हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि डेबिट बैलेंस है।
नाउ आई विल टेल यू कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमने माइनस करनी है। लेट्स सी कि कौन कौन सी चीज़ें हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है, और इसके बाद मैं आपको हर पॉइंट का रीज़न बताऊंगी कि वो क्यों ऐड हो रही हैं या फिर वो क्यों माइनस हो रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बैलेंस एज पर कैश बुक के बाद हम नॉर्मली जो बेसिक चीज़ें जो आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगी वो ये है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऐड होगा। कोई भी इनफ्लोज हो गए, जैसे कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है बैंक ने या फिर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड आया आपको, वो ऐड होगा। या फिर कोई भी चेक्स जो डायरेक्टली कस्टमर ने या फिर आपके डेटर ने डिपॉजिट किया है बैंक में, वो भी ऐड होएगा। और माइनस में होंगे कोई भी चेक डिपॉजिटेड है बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक, वो माइनस में जाएगा। कोई भी आउटफ्लोज है जैसे कि बैंक चार्जेस हो गए, इंटरेस्ट चार्ज है, वो माइनस में जाएगा। कोई भी डायरेक्ट पेमेंट बैंक ने कर दी आपके बिहाफ पे, तो वो भी माइनस में जाएगा। उसके एंड में बैलेंस एज पर पासबुक। अभी ये चीज देखने वाली है कि हमेशा इन क्वेश्चंस की स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक होती है। अगर ये डेबिट है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो एंड में बैलेंस एज पर कैश बुक वो क्रेडिट में होएगा, बिकॉज द फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक इज इक्वल टू द फेवरेबल बैलेंस इन पासबुक, और पासबुक में फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड का होता है। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट जिसमें हमने देखना है कि कौन सी चीजें ऐड हो रही हैं और कौन सी चीजें माइनस हो रही हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि हर चीज का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहली चीज बताई कि चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अभी देखो इसका मतलब क्या हुआ। सिंपल सी बात है, दो कॉलम्स बनाएंगे। ये है कैश बुक का, दिस इज ओनली फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पज, और ये है पासबुक का। अभी कैश बुक में बैंक का कॉलम होता है ना हमारा, हम बेसिकली उनकी ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल, कैश बुक में हमारा बैलेंस शो हो रहा है 10,000 और पासबुक में भी हमारा बैलेंस शो हो रहा है 10,000। ठीक है। अभी सपोज करो मैं ए हूं, मैं चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाले केस की बात कर रही हूं। सपोज मैं ए हूं, मैंने बी को पेमेंट करनी है 5,000 रुपीज की, ठीक है, और वो करनी है थ्रू चेक। अभी मैंने अपना चेक बी को दे दिया। अभी बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बैंक के पास जाए, ठीक है, और बैंक को प्रेजेंट करे कि ये चेक है कि तुम इस बंदे के बैंक अकाउंट में से 5,000 निकाल लो और मेरे वाले में डाल दो। बट अब हुआ ये कि मैंने तो बी को चेक दे दिया, बट बी जो है वो बैंक के पास प्रेजेंट करना भूल गया। आइदर उसको टाइम नहीं लगा या फिर ही सो लेजी टू डू दिस, और कोई और प्रॉब्लम आ गई तो वो प्रेजेंट नहीं कर पाया। अब हुआ ये कि मैंने कैश बुक में अपने बैंक कॉलम में से 5,000 रुपए निकाल दिए, बिकॉज मेरे को तो ऐसे हो गया ना कि मैंने तो बी को पेमेंट कर दी, मैंने तो चेक दे दिया बी को, तो मेरे में से 5,000 चले गए। बट इन रियलिटी हुआ क्या कि बैंक के पास तो कभी वो चेक पहुंचा ही नहीं। अब बैंक के पास जब पहुंचा ही नहीं तो बैंक मेरे अकाउंट में से पैसे कैसे डिडक्ट करेगा? तो पासबुक में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दैट इज द रीजन वाई पासबुक का रिकॉर्ड अभी भी 10,000 शो कर रहा है। अभी यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया, 5,000 रुपीज यहाँ पे है, 10,000 रुपीज यहाँ पे है। और जब भी केसेस होते हैं ना बैलेंस एज पर कैश बुक वाले, उस केसेस में हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम अपने कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के साथ मैच करें। दैट मीन्स अगर कैश बुक 5,000 है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको पासबुक से मैच करूं, दैट इज मैं इसको 10,000 बनाऊं। इस रीजन के कारण जो हमने 5,000 पहले माइनस किया था ना, वो हम अब दोबारा से ऐड करेंगे ताकि वो इक्वलाइज हो जाए पासबुक के बैलेंस के साथ, जो कि ये 10,000 और ये 10,000 मैच हो जाएंगे। So that is the reason why checks issued but not presented are added back यहां पे। दूसरी चीज है any inflows।
एनी इनफ्लोज का मतलब वही हुआ कि ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है, बैलेंस लेट से वही 10,000 ये बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लो, ठीक है। अभी हुआ क्या कि मेरे बैंक अकाउंट में मेरे को डिविडेंड आ गया 1,000 रुपये का, ठीक है, बट मुझे इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, या फिर मैं भूल गई अपनी कैश बुक में डालना। तो हुआ क्या कि मेरी कैश बुक में एंड बैलेंस 10,000 ही शो हो रहा है और पासबुक में मेरा एंड बैलेंस 11,000 शो हो रहा है। अब वही वाला केस कि हमने कोशिश करनी है कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस से इक्वलाइज हो। तो हमने अगर 10,000 को 11,000 बनाना है, तो जो यहाँ पे 11,000 ऑलरेडी शो हुआ है वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि ये दोनों इक्वलाइज हो सके। दैट इज द रीजन वाई कोई भी इनफ्लोज है, चाहे वो इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, कुछ भी है, ये सब चीजें ऐड होती हैं इन द केस ऑफ बैलेंस एज पर कैश बुक। तो दो केसेस हो गए, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, एनी इनफ्लोज, चाहे वो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है, चाहे वो इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक है। तीसरा केस है चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर। अभी तीसरा केस है चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर। वही दो कॉलम्स, कैश बुक, पासबुक। कैश बुक का बैलेंस है पहले 10,000, पासबुक का बैलेंस है 10,000। अभी हुआ क्या कि मेरा एक डेटर है, ठीक है, जिससे मैंने पैसे लेने हैं। तो वो क्या करता है कि वो मुझे चेक देने की जगह पे ना डायरेक्टली मेरे बैंक में जमा करवा देता है और मुझे इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब अगर उससे मैंने 7,000 लेने हैं तो पासबुक में तो वो शो कर देगा, पासबुक में तो बैंक शो कर देगा कि भाई तेरे बैंक में, बैंक अकाउंट में 7,000 रुपये ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे तो 17,000 हो गए, बट मुझे कोई इसकी नोटिफिकेशन नहीं मिली, मुझे इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। तो मैं तो अभी ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि मुझे पैसे नहीं मिले, तो मैं कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगी। तो मेरे वाले इसमें अभी भी 10,000 रुपीज़ शो हो रहे हैं। अब अगेन डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 17,000, और हमने इन दोनों को इक्वलाइज करना है, मतलब कैश बुक के बैलेंस को हमने पासबुक से मैच करना है। इसी कारण हम जो ये 7,000 का डिफरेंस है वो यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि ये दोनों इक्वलाइज हो सके। दैट इज द रीजन वाई चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर ये सब ऐड होते हैं, जो कि यहाँ पे शो हुआ है, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर एट। अभी नेक्स्ट केस है हमारा लेस वाला, कि हम कौन कौन सी चीजें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बैलेंस एज पर कैश बुक के केस में लेस करेंगे। तो सबसे पहला है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि वही दो कॉलम, कैश बुक, पासबुक, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब हुआ ये कि मेरे पास एक चेक आया था, मेरे डेटर ने मुझे दिया था, और वो मैंने बैंक में जमा करवा दिया कि इस अजम्पशन से कि बैंक जो है वो इस पे एक्ट करेगा और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे इंक्रीज हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर मुझे चेक मिला तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे ना। तो अभी मैं बैंक में रखाई, उनको दे आई कि ये चेक है एंड आप इसको क्रेडिट कर दो, क्लियर आउट कर दो। तो घर आई, तो घर आके मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि ठीक है 5,000 मुझे इस डेटर से आए थे या फिर इस बंदे से आए थे। अब मेरे पास कितने हो गए? 15,000 रुपए। बट हुआ क्या कि बैंक वालों के पास कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, या फिर वो भूल गए, या फिर वो कोई भी रीजन ऐसा क्रिएट हो गया जिसके कारण वो चेक को क्लियर आउट नहीं कर पाए। तो जनरली क्लियर वर्ड यूज हो सकता है यहाँ पे, या फिर क्रेडिट वर्ड यूज हो सकता है। तो वो क्लियर नहीं हुआ, तो अभी भी पासबुक में मेरा जो बैलेंस है वो 10,000 ही शो हो रहा है। अभी अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैश बुक को पासबुक के साथ इक्वलाइज करना।
तो मैं क्या करूंगी, अब मैंने अगर कैश बुक को पासबुक के साथ इक्वलाइज करना है तो यहाँ पे 10,000 है, तो इसको 10,000 बनाने के लिए मुझे जो मैंने 5,000 पहले ऐड किए थे वो माइनस करने पड़ेंगे, ताकि ये दोनों 10,000 इक्वल हो सके. दैट इज द रीजन वाई चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक वाला केस लेस में जाएगा. इसके बाद है एनी आउटफ्लोज सच एज बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज्ड. तो हम वही अब आउटफ्लोज का केस देखेंगे कि ये किस बेस पे माइनस होंगी कैश बुक वाले बैलेंस वाले केस में. तो देखो वही दो चीजें, कैश बुक पासबुक, बैलेंस है हमारा 10,000. अब सिंपल सी बात है यार, बैंक ने क्या किया, कोई चार्जेस डिडक्ट कर लिए हमसे, या फिर कोई हमसे इंटरेस्ट पेमेंट कर ली, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है या कुछ भी है, तो वो बैंक ने क्या किया, वो हमारे अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट कर दिए. ठीक है, बट इसके बारे में मेरे को कोई पता नहीं है, ठीक है, या फिर मेरे को कोई इंटीमेशन नहीं है, या फिर मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ है, या फिर फॉर दैट मैटर ये समझ लो कि मैं भूल गई कि मैंने ये वाले एक्सपेंसेस भी थे मेरे पास, या फिर ये वाले आउटफ्लोज भी थे. तो मैं अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में ये सब चीजें नहीं शो करूंगी, और मेरा बैलेंस वही 10,000 शो हो रहा है कैश बुक में. अभी अगेन डिफरेंस क्रिएट हो गया, अभी अगेन मुझे 10,000 को 9,000 बनाने पड़ेंगे ताकि पासबुक और कैश बुक इक्वलाइज हो सके. इसी रीजन के कारण जो माइनस यहाँ पे हुआ था वो यहाँ पे भी हो जाएगा, ताकि इस 10,000 को मैं वापस 9,000 यहाँ पे बना सकूं. तो माइनस हो जाएगा और ये दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे. दैट इज द रीजन वाई कोई भी आउटफ्लोज है, चाहे वो चार्जेस है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, बैंक चार्जेस है, ये सब माइनस होंगे, और ये यहाँ पे शो हुआ है. एनी आउटफ्लोज सच एज बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज एटसेट्रा, दे ऑल आर इन दी माइनस कॉलम. लास्टली इसमें है एनी डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक. एनी डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक का मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि तुमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, ठीक है, और तुमने उसमें बताया हुआ है कि भाई हर महीने मेरे अकाउंट से 100 रुपये निकल जाए फॉर द इंश्योरेंस प्रीमियम. अभी हर महीने तुम्हारे अकाउंट से 100 रुपया निकल रहा है, बट इस एक महीने क्या हुआ कि पैसा तो निकल गया तुम्हारे अकाउंट से, अब बैंक ने तो अब तुम्हारे अकाउंट से निकला है तो बैंक ने तो वो चीज करनी है ना, बैंक ने तो वो चीज शो करनी है, तो उसने शो कर दी. बट फॉर एनी रीजन तुम वो अपनी कैश बुक में शो करना भूल गए कि तुम्हारा ये भी कोई एक्सपेंस था इस महीने, तुमने शो नहीं किया, तो अगेन 10,000 रुपीज यहाँ पे आ गए और यहाँ पे 9,900 रुपीज हो गया. अभी अगेन वही कैश बुक को पासबुक के साथ इक्वलाइज करना है, और 10,000 है यहाँ पे, 9,900 है, तो इक्वलाइज करने के लिए 100 यहाँ पे भी माइनस करने पड़ेंगे, इस करके 9,900, ताकि ये दोनों इक्वल हो सके. दैट इज द रीजन वाई कोई भी डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक है वो माइनस में जाएगा. उसके बाद एंड में, बेसिकली एंड में जो कि बैलेंस एज पर कैश बुक में डेबिट बैलेंस यहाँ पे डाल के ऐड वाली चीजें ऐड करके माइनस वाली चीजें माइनस करके जो तुम्हारा बैलेंस एज पर पासबुक आएगा ना, वो क्रेडिट बैलेंस आएगा. क्रेडिट बैलेंस क्यों? क्योंकि कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होएगा. तो नॉर्मली बैलेंस एज पर पासबुक वो क्रेडिट में जाएगा. अभी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने इसका फॉर्मेट तो समझ लिया कि क्या था. अभी पॉइंट्स टू रिमेंबर में बेसिकली क्या है. सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो, चाहे वो डेबिट बैलेंस है चाहे वो क्रेडिट बैलेंस है, दोनों केसेस में यही वाला फॉर्मेट बनेगा जो हमने अभी किया है. ये वाला जिसमें ऐड होंगी यही चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इनफ्लोज डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, लेस होंगी चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कोई भी आउटफ्लोज, कोई भी डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय बैंक. तो यही वाला सेम टू सेम
जो है फॉर्मेट वो यूज होएगा। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि अगर तो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो प्लस वाली साइड ये वाली अमाउंट चली जाएगी, और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है या फिर ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है, तो वो माइनस वाले में चली जाएगी। बस सिर्फ ये वाली लाइन के ट्रीटमेंट का जो है वो फर्क होएगा, उसके अलावा ये सारी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया कि जब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, या फिर ये कह लो डेबिट हमारा फेवरेबल होता है और क्रेडिट हमारा अनफेवरेबल होता है, दोनों के केस में जो हमने ये फॉर्मेट किया था यही बनेगा, जिसमें ये चीजें ऐड होंगी, ये चीजें लेस होंगी। बट अगर केस है बैलेंस एज पर पासबुक का, मतलब जहां पे हमने स्टार्टिंग में बैलेंस एज पर पासबुक लिखना है, उस केस में क्या होगा कि सबसे पहले तो अगर तो डेबिट बैलेंस है, सॉरी अगर तो क्रेडिट बैलेंस है तो वो हम प्लस वाली साइड लिखेंगे, बिकॉज पासबुक के केस में जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है और वो ही हम ऐड करते हैं। और अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है जो कि है अनफेवरेबल बैलेंस, वो माइनस वाली साइड जाएगा। एक तो ये डिफरेंस। दूसरी चीज, जो भी ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक वाले फॉर्मेट में ऐड करी थी वो इसमें लेस हो जाएंगी, और जो हमने उसमें लेस करी थी वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी ये देखो, कैश बुक वाले केस में हमने चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऐड किए थे, इस केस में हम लेस कर रहे हैं। इनफ्लोज ऐड किए थे, इनफ्लोज माइनस कर रहे हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पे चेक्स डिपॉजिटेड लेस किए थे, हमने यहाँ पे ऐड किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बैलेंस एज पर कैश बुक था, हम कैश बुक को पासबुक में मतलब कि रिकंसाइल कर रहे थे। बट जो ये वाला केस है ना, इसमें हम बैलेंस एज पर पासबुक को बैलेंस एज पर कैश बुक के साथ रिकंसाइल कर रहे हैं। तो बेसिकली यही डिफरेंस है कि कैश बुक के केस में पुराने वाला फॉर्मेट होगा और बैलेंस एज पर पासबुक में फॉर्मेट सेम है, बट जो चीजें पीछे हमने ऐड करी हैं वो माइनस हो जाएंगी और जो माइनस करी हैं वो ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक रीजन, एक पॉइंट का उठा के आपको रीजन समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैश बुक के केस में क्या हुआ था कि इनफ्लोज वाले केस में जो कि हम ऐड बैक करते हैं, 10,000 बैलेंस था, ठीक है, कोई इंटरेस्ट आया हमें, ठीक है, पासबुक में हमारा शो हो गया, बैंक ने हमारा शो कर दिया 11,000, बट यहाँ पे हमारा 10,000 रह गया, बट हमने कैश बुक से पासबुक में करना था, इस करके हमने ऐड कर दिया। अब जब हमें, ये तो तब था जब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था, बट अगर हमें बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, लाइक ऑल दी ट्रांजेक्शन्स, लेट्स से ठीक है, सब कुछ सेम है, इंटरेस्ट इन्होंने ऐड कर दिया, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे 10,000 रह गई, यहाँ पे 11,000 रह गई। बट जब बैलेंस एज पर पासबुक होता है ना, तो हम कैश बुक को पासबुक में नहीं बट पासबुक को कैश बुक के साथ रिकंसाइल करते हैं। मतलब कि जो अमाउंट कैश बुक में है हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो अगर कैश बुक में 10,000 है और पासबुक में 11,000 है, तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे जो हमने पिछले केस में किया था कैश बुक को पासबुक में रिकंसाइल करने के लिए। इसमें हम पासबुक को कैश बुक में रिकंसाइल कर रहे हैं, इसके कारण हम पासबुक में से 1 के माइनस करेंगे ताकि वो कैश बुक के साथ इक्वलाइज हो सके। आप ये दोनों केसेस देख ही रहे होगे, ये है इनफ्लोज का केस ही, बट ये है बैलेंस एज पर कैश बुक का केस जिसमें हमने ऐड बैक किया था, और यही वही इनफ्लोज का केस है, बट जब बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो तो ट्रीटमेंट बिल्कुल उल्टी होगी। ऐड हुआ था, यहाँ पे माइनस हो गया। रीजन बिंग, यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता दिया कि बैलेंस एज पर पासबुक, हम पासबुक की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बैलेंस एज पर कैश बुक की बात कर रहे थे। दैट इज द रीजन वाई द होल फॉर्मेट रिवर्स्ड इन दिस केस, जब बैलेंस एज पर पासबुक दिया था। जो चीजें पहले ऐड थी वो इसमें माइनस हो गई हैं, और जो चीजें पहले लेस थी वो इसमें ऐड हो गई हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं जितना डिटेल में जा सकती थी मैं उतना डिटेल में गई हूँ,
तो बेसिकली हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया हो तो ये वाला फॉर्मेट बनेगा, और अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक दिया हो तो ये वाला फॉर्मेट बनेगा। सिर्फ डिफरेंस एक पहली लाइन में आ जाएगा कि हमने बैलेंस एज पर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस के टाइम पे ऐड करना है, लेस करना है, वो सब चीज़ें मैंने आपको वीडियो में डिटेल में बताई दी हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, बट इन केस अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन ड्रॉप अ कॉमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लैरिफाई इट। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट तो मैं इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी एक वीडियो बना सकती हूँ जिसमें हर पॉसिबल टाइप की ट्रांजैक्शन होगी, एंड आई विल कवर दैट, ताकि आपको एग्जाम्स में और भी जो सिचुएशन या ट्रांजैक्शन के चांसेस होते हैं वो भी रूल आउट हो जाएं, कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, इट वुड मीन अ लॉट। एंड ऑल्सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। Either it can be related to accountancy or business studies or economics. I will surely make it up for you. Thank you.